एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो एसबीआई क्लर्क प्री कट ऑफ के बाद बहुत सारे लोगों का ऐसा डाउट होगा कि मेंस की कट ऑफ भी क्या कम हो सकती है। तो ऐसा है कि मेंस की कट ऑफ और प्री की कट ऑफ का रिलेशन बहुत ही अलग है। और एसबीआई में ऐसा कई बार होता है कि प्री की कट ऑफ भले कम हो जाए पर मेंस की कट ऑफ कम नहीं होती है और इंक्रीज ही हो जाती है। तो कट ऑफ बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जैसे लास्ट ईयर की बात करूँ तो जो मेंस का पेपर था ना, उसके जो लास्ट ईयर पेपर आया था उससे अप लेवल था। तो लोगों का ऐसा कहना था कि कट ऑफ डिक्रीज हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हुआ था और कट ऑफ बल्कि इंक्रीज हो गई थी। और लोग ऐसा बोलते हैं कि वैकेंसी भी ज़्यादा है। तो मेंस में ऐसा होता है ना कि कंपटीशन ऑलरेडी बढ़ जाता है। अगर वैकेंसी भी ज़्यादा है तो अप्लाई करने वाले लोग भी ज़्यादा होते हैं। सारे रिपीटर्स भी होते हैं जो कई सालों से प्रिपरेशन करते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर क्लर्क की प्री की कट ऑफ इतनी कम गई है तो मेंस की भी जा सकती है, क्योंकि मेंस में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चली गई हो, मतलब वॉस्ट डिफरेंस हो। हाँ, कोविड टाइम पे हुआ था क्योंकि उस समय वैकेंसी भी बहुत कम थी, तो और पेपर का लेवल ईजी था। आप मेमोरी बेस्ड पेपर लगाओगे ना 20-21 वाले, तो काफ़ी इजी थे वो। तो इसलिए कट ऑफ भी 9700 चली गई थी। लेकिन अब कुछ ईयर्स की मैं बात करूँ तो कट ऑफ जो है ना वो 80 के अराउंड, मतलब 70 to 80 के अराउंड ही रहती है। जनरल कैटेगरी से अगर आप हो तो 80-85 प्लस भी कट ऑफ जाती है। इसलिए में ना मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। सेक्शनल कट ऑफ तो नहीं होता है, लेकिन ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ऐसा कि जब आप नोटिफिकेशन इसका देखोगे ना तो एक्जैक्टली वो मेंशन नहीं करता, पर उसमें उसने एक ऐसे पॉइंट करके दे रखा है, नोटिफिकेशन में हमेशा देता है वो, कि उसको राइट है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स सेट करने का। अब बहुत सारे लोगों की अलग अलग थ्योरी होती है। मोस्टली जो अभी तक की थ्योरी है वो ये रहा है कि जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है वो 70 मार्क्स है या 35% है। मतलब अगर 200 का पेपर होगा तो आपको मिनिमम, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो कट ऑफ उसकी कुछ भी गई हो, आपको मिनिमम 70 तो लाने ही पड़ेंगे। उसके बाद आप वेटिंग में आ सकते हो, जो भी आ सकते हो। अब ऐसा नहीं है कि आप 80 कट ऑफ गई है तो आप 70 लाओगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि वेटिंग लिस्ट में 2-4 नंबर ही कम होते हैं। लेकिन हाँ, और अगर आप ओबीसी या एसटी/एससी या रिजर्व कैटेगरी से हो तो आपके लिए है 30%, यानी कि 60 मार्क्स। अगर आप मार्क्स में देखेंगे तो मिनिमम 60। और बहुत सारे लोगों की ये भी थ्योरी है कि जो वेटिंग लिस्ट है उसमें कट ऑफ कभी कभी 60 से कम भी जाती है रिजर्व कैटेगरी की। कहीं कहीं ऐसा बोलता है कि वो 60 से कम नहीं करता है। तो थ्योरी बहुत ही अलग अलग है। लेकिन अगर हम सेफ साइड की माने तो हम ये मान सकते हैं कि 70 मार्क्स हमारे लिए, यानी जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए, और रिजर्व के लिए 60 मार्क्स, इतने तो आपको लाने ही पड़ेंगे एनी हाउ। उसके बाद जो कट ऑफ आएगी वो इसके ऊपर आएगी, तो मतलब आपको इतने मार्क्स तो चाहिए चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि इसमें क्या है कि सेक्शनल कट ऑफ नहीं होती है तो कोई कट ऑफ नहीं लाना, सिर्फ मेंस वाली मार्क्स लाना, नहीं। तो अगर हम मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का क्राइटेरिया माने ना तो ऐसा मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देख सकती हूँ। सपोज अगर कट ऑफ गई है 70.25 जनरल कैटेगरी की किसी भी की और आपके मार्क्स आ रहे हैं 69, तो अगर एसबीआई अगर ये क्राइटेरिया फॉलो करेगा तो 69 में वेटिंग लिस्ट में कट ऑफ 70 से नीचे लाएगा ही नहीं। तो आपकी जो क्वालिफाइंग है ना, भले आपके आधा या एक नंबर ही कम है, लेकिन वो फिर उससे नीचे नहीं जाता है, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है। लेकिन कुछ लोग इसके अगेंस्ट भी होते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे रिपोर्ट कार्ड या स्कोर कार्ड देखे हुए हैं जहाँ पे कट ऑफ बिलो 70 गई है जनरल की, या फिर बिलो 60 गई है रिजर्व कैटेगरी की। तो इसकी अलग अलग थ्योरी है। लेकिन मुझे जहाँ तक पता है, मैंने जितना देखा है नेट पे या कहीं भी, तो उसमें यही लिखा रहता है कि अगर आप जनरल से हो तो आपको 70 मार्क्स तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अगर हम सेफ साइड की माने तो हमें अपना टारगेट जो है ना 80 प्लस करना ही करना है एनी हाउ। मॉक में थोड़े बहुत कम मार्क्स भी आएंगे तो चलेगा, क्योंकि मॉक का लेवल एग्जाम का लेवल बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। मॉक में जो जैसे जीए होता है मोस्टली वो रिसेंट मंथ से ही पूछ लेता है। अब एग्जाम में आपको नहीं पता कहाँ से आएगी। और मॉक में ऐसा होता है ना कि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि वो जो पिछले मॉक वाले रहते हैं उनको भी रिपीटेड करके वो पूछ लेता है। तो ऐसे एग्जाम में नहीं होता। एग्जाम में आपको नया पैटर्न भी देखने को मिल सकता है। कभी बहुत कोई सेक्शन बहुत ईजी भी आ सकता है, कोई टफ भी आ सकता है, तो हम उस पर नहीं जाते। पर हाँ, मिनिमम आपको 80 मार्क्स तक, अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मुझे ऐसा लगता है कि उतने मार्क्स सेफ होने चाहिए। और लास्ट 10 डेज़ में हमें ऐसा क्या करना चाहिए, तो लास्ट 10 डेज़ के लिए ऐसा ही है कि अभी 5 अप्रैल तक तो सारे सब्जेक्ट को बराबर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल अवेयरनेस पढ़ने लग जाओ, क्योंकि जनरल अवेयरनेस से ही एग्जाम क्वालिफाई नहीं होगा, और भी सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। क्योंकि जीके बहुत अनप्रडिक्टेबल होता है। जीए में आप कुछ भी पढ़ोगे और क्या आएगा कोई नहीं जानता है। हमारा काम रहता है कि एक सीक्वेंस वाइज हम उसको पढ़ते हैं, पर एग्जाम में वो कैसे, क्योंकि वो क्वेश्चन ऐसे देता है ना कि 5 लाइन का वो क्वेश्चन देगा। जितना आप इन्फॉर्मेशन पढ़ के जाओगे सारी वो क्वेश्चन में लिखी रहेगी। पूछेगा ऐसी चीज़ जो हम जनरली स्किप करते हैं। जैसे कोई क्वेश्चन में अगर मिनिस्ट्री पूछ लेगा, उसमें डाउट होता है। कई बार हम ना अमाउंट नहीं पढ़ते हैं तो उसमें सब बता देगा ये यहाँ हुआ था, ऐसा होता था, इसका अमाउंट क्या है। तो वो ऐसे भी पूछ सकता है ना। तो वो पूछने का तरीका अलग अलग होता है। अभी कोई मेंस का एनालिसिस देता है ना तो वो बोलता है कि जैसे इस मिनिस्ट्री से या यहाँ से क्वेश्चन आता है, तो वो बोलने में बहुत आसान लगता है, पर वहाँ वो फ्रेमिंग इतनी कंफ्यूजिंग होती है ना कि आप कितनी बार भी पढ़ के चले जाओगे, अगर आप कंफ्यूज हो गए ना तो फिर तो वो रॉन्ग ही आंसर मार्क करके आओगे।
तो इसलिए क्वेश्चन की फ्रेमिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली जीए के लिए। तो अभी तक तो 5 अप्रैल तक के लिए ऐसा कि आप सारे सब्जेक्ट पढ़ो और सबको इक्वली टाइम दो। अगर तो अभी आप फुल लेंथ मॉक भी दे सकते हो, और सेक्शनल पे अगर कोई सेक्शन आपका वीक है तो सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि फुल लेंथ ऐसा रहता है ना 2-2.5 घंटे चलता है, फिर उसका एनालिसिस करो तो पूरा दिन उसमें जाता है। अगर आप सेक्शनल दोगे तो वो 45 मिनट्स के ही होते हैं, तो आप इजिली उसको एनालिसिस करके दूसरे सेक्शन को भी टाइम दे सकते हो, दूसरे सब्जेक्ट को भी टाइम दे सकते हो। तो अभी मैं ऐसे ही फॉलो करूँगी। 5 अप्रैल तक तो मेरा ऐसा रहेगा कि मैं सारे सेक्शन को बराबर टाइम दूँगी, और 5 अप्रैल के बाद ऐसा रहेगा कि मैं जीए पे ज़्यादा फोकस करूँगी और बाकी सब्जेक्ट पे कम फोकस करूँगी। अब बाकी क्या, रीजनिंग और क्वांट ऐसा कि आपने जो पढ़ लिया तो पढ़ लिया, और इंग्लिश जिसकी ठीक ठाक है तो वो अटेम्प्ट कर ही लेगा। और मैं इंग्लिश का कुछ एक्स्ट्रा पढ़ती नहीं हूँ, मैं तो डायरेक्ट मॉक में ही अटेम्प्ट करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 के बाद स्पेशली 6 तारीख से मैं फुल जीए पढ़ूंगी, और अभी तक तो मैं अभी भी जीए पढ़ूंगी, पर सारे सब्जेक्ट साथ लेकर चलूँगी। तो ये है मेरा लास्ट 10 डेज़ या 12 डेज़ का प्लान, कि मैं यही फॉलो करूँगी। अब देखते हैं एग्ज़ाम कब होता है, जब एडमिट कार्ड आएगा तो कि 10 को हो रहा है या 12 को हो रहा है, तो उसके हिसाब से हम करेंगे। पर 1-2 दिन में तो कुछ एक्स्ट्रा होगा ही नहीं। तो आई होप इस बार सबका जो भी डिज़र्विंग है सबका सिलेक्शन हो, और फाइनली हम अनएम्प्लॉयमेंट से एम्प्लॉयमेंट की ओर जाएँ। तो ये है वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।